हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जैव प्रक्रम के पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में पार्ट 2 पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाएं और अपने पास कॉपी ज़रूर रखें और लिखते हुए जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करते हैं, जैसे सभी जंतु, हरित पौधे, कवक, इनमें सभी जैसे कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। जो विषम पोषी है उसे कहते हैं जो दूसरे पर सड़े गले मांस या सड़े गले चीज़ वस्तु को खाते हैं या दूसरे चीज पर निर्भर करते हैं, उसे विषम पोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है सजीव के मुख्य 4 लक्षण। तो एक है पोषण, दूसरा है श्वसन और तीसरा है प्रजनन, चौथा है वृद्धि एवं विकास। तो सजीवों के लिए पोषण, श्वसन, प्रजनन और वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास का मतलब हुआ कि अपने जैसे एक अलग प्राणी को जन्म देना, उसे सजीव कहते हैं। अगला है जीवों में पोषण की अनिवार्यता की सार्थकता साबित करें। जैविक प्रक्रमों के संचालन, वृद्धि, अनुरक्षण आदि कार्य के निष्पादन हेतु जावा का मूलभूत आवश्यकता ऊर्जा है। ऊर्जा की प्राप्ति हेतु खाद्य पदार्थ का जरूरत होती है, अतः जीवों में पोषण अनिवार्य है। अगला है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। 1 नंबर, यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करता है। आमाशय में अम्ल को इसलिए ज़रूरी है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो यूजफुल नहीं होता, उसे वो नष्ट करने में कार्य करता है। दूसरा, भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। अगला है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखें। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है गोल्जी उपकरण और चौथा है अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, इंसाइजर, वेदक या कैनाइन और अग्रचर्वणक या इंग्लिश में उसको प्रीमोलर तथा चर्वणक मोलर कर्तनक को काटने वाला दांत कहते हैं। भेदक चीरने या फाड़ने का काम करता है और अग्रचर्वणक एवं चर्वणक को चबाने एवं पीसने वाला दांत को कहा जाता है। अगला है उत्सर्जी पदार्थ के निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विधियां का नाम लिखें। पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। पौधे भिन्न भिन्न तरीके से उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित करते हैं। पत्तियों के रंध्रों एवं तनी के बंध्रों द्वारा विसरण की प्रक्रिया से CO को निष्कासित करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल बाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होते हैं। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों में संचित रहते हैं, जो निश्चित समय अंतराल पर निष्कासित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में
वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहारनाल की क्षुद्रांत में होता है। आकृति से निकलने वाला क्षारीय पित्तरस से आए हुए भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लीयता को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है, जिसकी इसी प्रकार प्रकृति पर आग्नेय प्रवेश रस सक्रिय से कार्य करता है। पित्त रस वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ देता है। इस प्रक्रिया को अम्लीयकरण क्रिया कहते हैं। लाइपेज एंजाइम जो कि अनायासिकी रस में पाया जाता है, इमालिफाइड वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसी भी जीव में शारीरिक वृद्धि के लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांशतः खाद्य पदार्थ की कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को उपयुक्त करते हैं। अगला है, किण्वन प्रक्रिया क्या है? इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वन होता जाता है, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये उनका सूत्र है। अगला है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छांद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? पचे हुए भोजन का अवशोषण ज़्यादा हो सके तथा सतही क्षेत्रफल अधिक हो, इसके लिए छांद्रांत को आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे आवर्त होते हैं, जिन्हें दीर्घराम कहते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिका की बहुतायता होती है, जो भोजन को अवशिष्ट करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। इन कोशिकाओं में भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए किया जाता है तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत हेतु होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसके रासायनिक समीकरण व्यक्त करें। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहलाता है। ये उनका रासायनिक समीकरण है, आप लोग देख लें। अगला है, रक्त की संरचना को समझाएं। तो रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है: लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका एवं पट्टिकाणु। प्लाज्मा 50 से 55% में, 90 से 92% जल में और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इनमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं। अगला है, रक्त पट्टिकाणु की क्या उपयोगिता है? रक्त पट्टिकाणु सबसे छोटे आकार की रक्त की कोशिका है। इसे विषाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा के मैगवेरिया ओसोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं।
ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला है मृत जीवी पोषण क्या है। जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर में से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। यही मृतजीवी पोषण है। मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषण द्वारा ग्रहण करते हैं। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर का मृतजीवी अवघटित कर अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं। ऐसे मूल तत्व पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाता है। इन तत्वों को फिर से हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण कर अपने उपयोग में लाते हैं। यही चक्र पृथ्वी में निरंतर चलता रहता है। अगला प्रश्न है जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों में आवश्यक मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रमों की आवश्यकता मानते हैं। अगला 1 नंबर में है पोषण, दूसरा नंबर में शोषण, तीसरा नंबर में परिवहन और चौथा नंबर उत्सर्जन। अगला प्रश्न है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है जिसे गील कहा जाता है। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या ट्रेकिया है। केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा है, जबकि मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़ा है। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। दूसरा नंबर में जल, जो भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर में पर्णहरित, यह पौधे के कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं। चौथा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से पौधे फोटोन ऊर्जा कणों में के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं। तो जल में ऑक्सीजन काफ़ी कम घुलित होते हैं, जबकि अधिक जैव ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जलीय जीव मछलियाँ सर्वाधिक मुख्य के द्वारा घुलित ऑक्सीजन को लेती है तथा विषाणु तथा विमान के द्वारा कलोन की कोशिका में अवशोषित कर लेती है, जबकि अस्थलीय जीव फेफड़ा के द्वारा आसानी से ऑक्सीजन ले पाते हैं। कौन सा जीव है जो पानी में भी सांस ले सकता है और ज़मीन पर भी, कमेंट में बताइए। अगला पौधों में गैसों के आदान प्रदान कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया के द्वारा पौधों की पत्तियों पर स्थित रंध्रों अस्टोमा, पुराने वृक्षों के तनों की कड़ी त्वचा पर स्थित बात रंध्रों एवं अंतर कोशिका स्थानों के द्वारा होती है। इस क्रिया में पौधे की आवश्यकताओं एवं पर्यावरणीय अवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। पाचक रस में HCl पाया जाता है, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। HCl भोजन के साथ आने वाली
बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचक रस में होता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। अगला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में से आप क्या समझते हैं? अभिवाही एवं अपवाही धमनियों के संयोग को ग्लोमेरुलर कहते हैं। अपवाही धमनियों का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलर के अंदर रक्त पर दबाव अधिक बढ़ जाता है तथा इस उच्च दाब पर रक्त के छनने की प्रक्रिया होती है, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके कारण प्रतिदिन 50 से 180 लीटर रक्त का विक्रिय निष्पन्न होता है, जिनमें 168.5 लीटर जल अवशोषित कर लिया जाता है एवं 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र बनता है। अगला है विभिन्न प्रकार की प्राणी संभोजी सजीवों का उल्लेख करें। प्राणी संभोजी सजीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। ऐसे प्राणियों का भोजन संपूर्ण पादप या अन्य प्राणी अथवा उनके कुछ भाग होते हैं। भोजन के स्रोतों के आधार पर प्राणी संभोजी निम्न प्रकार होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी, स्वजाति भक्षक, अविष्टभोजी, परभक्षी, कीटभक्षी, अपघटक, मत्स्यभक्षी, धान्यपोषी। अगला प्रश्न है पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है? पत्तियों में के अंदर हरे वर्णक वर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। पित्त क्या है? मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है? पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन के पाचन में मदद करता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट नंबर है पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशयी रस की एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। दूसरा, पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करता है ताकि लाइपेज एंजाइम उस पर क्रिया कर वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर सके। इस प्रकार वसा के पाचन में पित्त का महत्व है।